मित्रों, क्या आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं? यदि हाँ, तो इन नंबर्स पर आप तुरंत कॉल करें और पता करें कि एस्ट्रो पाठशाला में कौन सा कोर्स इस समय चल रहा है और कौन सा आने वाला है। नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो पाठशाला यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी तक हम लोगों ने जो सीखा है वो भाव और भावेश के बारे में हम लोगों ने सीखा है। पहला सूत्र जो हमने करवाया था, भाव, भावेश और कारक। भाव को आपने समझा कि भाव को किस तरह से हम देखते हैं, भाव से क्या क्या चीजें निकल करके आती हैं, और भाव का स्वामी ग्रह हमने केवल एक लग्नेश के माध्यम से समझने का प्रयास किया कि लगन का स्वामी ग्रह जब अलग अलग भाव में जाता है तो क्या सिचुएशंस क्रिएट होती है। कुछ लोगों का कल लगन का स्वामी दाएं बाएं चला गया तो उनको टेंशन हो गई कि भी क्या हो। और मैं हमेशा आप लोगों को एक बात कहता हूं, अभी शुरुआत है, बहुत सारी चीजें आएंगी। जैसे एक इंसान को केवल पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी के एक पैमाने से जब तक नहीं नापा जाता, जब तक उसकी पॉजिटिविटी या उसकी नेगेटिविटी एक्सीड ना कर जाए किसी चीज को लेकर। एक आदमी को आप आतंकवादी जब भी कहते हैं जब वो लोगों का मर्डर और मास मर्डर करने पर उतारू हो जाए। पर अगर आपसी लड़ाई झगड़े में किसी से गलती से सिर फूट जाए तो आप उसको आतंकवादी नहीं कह देते। यानी कि इंसान की जो पर्सनैलिटी है वो 50-50 है, 50% पॉजिटिव, 50% नेगेटिविटी। पर जैसे ये परसेंटेज कोई एक भी पॉजिटिव या नेगेटिव घटने या बढ़ने लगती है तो हम किसी एक पॉइंट पर आते हैं कि ये आदमी बड़ा पॉजिटिव है या बड़ा नेगेटिव है। मैं अक्सर अपनी क्लास में एक उदाहरण हमेशा देता हूं। एक आदमी ऐसा है जो शराब पीता है और बहुत ही अच्छा आदमी है, बहुत ही मिलनसार आदमी है, लोगों के काम भी बहुत आता है, करेक्टर का मामला भी उसका बहुत अच्छा है, उच्च लेवल का है, अच्छे लेवल का करेक्टर है उसका, किसी को तंग नहीं करता, शराब पी के बीवी बच्चों को भी नहीं मारता, वो पैसा भी अर्न करता है, पर रात के समय वो 2 पैक लगा के सो जाता है और हर आने जाने वाले की मदद करता है जो भी आ गया उसके पास में। अब आप सोचिए सोसाइटी उस आदमी के बारे में क्या कहेगी? पॉजिटिव कहेगी ना? कोई नहीं कहेगा जी बहुत बेकार आदमी है, सब कहेंगे भाई ठीक है अपने शौक के लिए करता है पर किसी को तंग नहीं करता, आदमी बहुत बढ़िया, मिलनसार आदमी, अच्छा आदमी है, उसकी इमेज जाएगी बहुत पॉजिटिव। परंतु नेगेटिव पॉइंट तो जुड़ा हुआ है उसके साथ, शराब पीने वाला। अब इससे ये नहीं होगा कि शराब पीना एक पॉजिटिव घटना हो जाएगी, वो तो नेगेटिव है ही, वो नेगेटिव रहेगी। पर यहां पर इस केस में क्या हुआ, उसके अदर्स जो गुण हैं, दूसरे जो गुण हैं वो एक्सीड कर गए एक लेवल पे। अब इसका उल्टा ले लो, उल्टा करते हैं कि भाई आदमी शराब बहुत पीता है, कमाता बिल्कुल नहीं है, हाँ बीवी बच्चों को भी पीटता है, पड़ोसियों को भी गालियां बकता है शाम के समय, पर करेक्टर बहुत अच्छा है, वैसे किसी को कुछ नहीं कहता। पर शाम के समय 2 वक्त अपने 2 पैक लगाया, शाम को मोहल्ले में निकलना है और गालियां बकनी है पड़ोसियों को, 2-2 हाथ पैर अपने बीवी बच्चों को लगाने हैं और आराम से सो जाता है। कमाता नहीं तो पाप कर्म तो करता ही नहीं बेचारा, तो कोई मतलब ही नहीं बनता उसका। तो अब उस पर्सनैलिटी को आप क्या कहें? अब वो एक्सीड कर गया नेगेटिव पॉइंट उसका, कोई भी पॉजिटिव पॉइंट अगर उसमें होगा भी वो दिखाई देना बंद हो जाता है। सेम ये घटनाएं हमारे ज्योतिष में है। अगर किसी व्यक्ति का एक ग्रह कहीं दाएं बाएं चला भी गया पर उसको अदर्स प्लैनेट भी कवर अप करते हैं,
तो अभी इस यात्रा के दौरान किसी ने भी टेंशन नहीं लेनी। दूसरी एक चीज और मैंने कल नोट की, हर आदमी अपनी कुंडली को लेकर के समझना ज्यादा चाहता है, सूत्र को नहीं समझना चाहता। और ये चीज जो है कहीं ना कहीं उनको टेंशन में डाल देती है, और मुझे भी टेंशन में डाल देती है। क्योंकि जो लोग मेरे स्टूडेंट पीछे पड़े हैं, इस क्लास में भी हैं, वो जानते हैं मेरे नेचर को। मैं क्लास में थोड़ा स्ट्रिक्ट हूं, और पर्सनल बात कभी भी इस प्लेटफॉर्म पर नहीं कहनी चाहिए, मतलब मेरे एंड से नहीं जानी चाहिए। होता क्या है, ये तो कुछ भी नहीं। अगर आप मुझसे लव मैरिज एंड रिलेशनशिप वाला अगर कोर्स कल को खुदा ना खास्ता पढ़ लो, उस कोर्स के भी कुछ स्टूडेंट्स हैं मेरे आपके इस ग्रुप में ही, तो हालत खराब हो जाएगी। इसीलिए मैं उसको सेकंड या थर्ड लेवल पे जाके रह के ऐसे कोर्स करवाता हूँ। अक्सर लोग अपनी कुंडली को जांचते हैं या प्रश्न उनके उठते हैं, और वो वाजिब क्वेश्चन है, वो बेकार क्वेश्चन नहीं है, होते ही हैं। हर आदमी में क्यूरियोसिटी है, और उस समय हमें ऐसी ऐसी बात बोलनी पड़ती है जो काफी नकारात्मक होती है। क्या स्टूडेंट से झूठ बोला जा सकता है? उस लेवल पे, टॉप लेवल पे बेसिक के ऊपर आपको समझाया जा सकता है, पर टॉप लेवल पे आप झूठ भी नहीं बोल सकते। अगर कहीं हम बात डिस्कशन कर रहे हैं कि किसका करेक्टर कमजोर है और किसका हाई है, तो वहां तो झगड़ा हो जाएगा। हर कोई कहेगा जी हमारे ऊपर तो सूत्र ही काम नहीं करता, तो मेरे जैसा आदमी कहां जाएगा। समझने वाली बात है, कभी हताश निराश नहीं होना चाहिए। हर इंसान में नेगेटिविटी होती है और सेम पॉजिटिविटी भी होती है। इस ज्योतिष सीखने का तात्पर्य मात्र इतना है कि हमने अपनी नेगेटिविटी को समझना है और हमने अपनी पॉजिटिविटी की स्ट्रेंथ को बढ़ाना है। केवल यही ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। नकारात्मकता हर इंसान के जीवन में होती है। वो कहते हैं ग्रे एरियाज हर व्यक्ति की लाइफ से जुड़े हुए होते हैं। उसका तात्पर्य ये नहीं कि कुंडली का अगर हमें सूत्र पता लग गया तो हमने ओपनली उस चीज को एक मजाक का पात्र बना लेना है। बिल्कुल नहीं, ये तो आप लोगों ने करना ही नहीं। ये तो बहुत बड़ा पाप कर्म है। अगर कोई व्यक्ति मेरे पास आता है, किसी कमजोर क्षणों में मुझे कुछ अपने जीवन के कुछ बात बताता है, आफ्टर द सम डेज और आफ्टर द सम मंथ, मेरा ये दायित्व नहीं बनता कि मैं उसके ग्रे एरियाज को किसी थर्ड पार्टी को बोलूं। ये बिल्कुल नहीं बनता है। कोई, मैं अपने पर्सनल से पर्सनल दोस्त को भी वो बात नहीं बोलूं। और यही आप लोगों का कर्तव्य आने वाले समय में होना चाहिए। खास करके वो बात जो आपको कुंडली के माध्यम से पता चली, ये एथिकल लेवल की बातें। नेवर डू इट। आप पब्लिक के सामने वही बात कीजिए जैसा प्रदर्शन वो पब्लिक के सामने करता है। एक आदमी खुलेआम ड्रिंक करता है, आप उसके बारे में कह सकते हो हाँ जी हाँ बिल्कुल ड्रिंक करता है जी वो आदमी। अब आप उसके बारे में जो मर्जी कहिए, पर अगर आप ये पता करते हैं कि कोई आदमी ड्रिंक करता है कुंडली के माध्यम से, आपको पता लग गया सूत्र से, और पर वो किसी को बताता नहीं कि मैं ड्रिंक करता हूं, रात को चुपचाप किसी को पता ही नहीं लगने देता, सो सीक्रेटिव, पर आपको पता लग गया। क्योंकि सूत्र ऐसे अद्भुत सूत्र है, बहुत बड़ा ज्ञान है जी। पता नहीं क्या चीज पता लग जाएगी आपको, क्या चीज हाथ लग जाए सामने वाले के जीवन से। तो आपका हक नहीं बनता इस बात को आप हाईलाइट करें। मैं तो यहां तक कि कोई मेरे से पर्सनल कंसल्टेशन भी लेता है, मैं उसके पर्सनल मैटर को जब तक टच नहीं करता हूं जब तक वो मुझसे ना कहे। जॉब के लिए बात होगी तो जॉब की बात करो, वीकनेस की बात हो वीकनेस की बात करो, डेस्टिनी की बात कर रहा है डेस्टिनी की बात करो। वो बात ही नहीं कर रहा जी मेरी बीवी का क्या हाल है, मेरे बच्चों का क्या हाल है, और आप ले रहे हो देखो जी देखो आपके तो मियाँ बीवी के झगड़े बहुत हो रहे हैं। अरे भाई वो नौकरी की बात पूछ रहा है, वो बात पता है उसको झगड़े हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, पर ये बात उसको बिल्कुल अट्रैक्ट नहीं करेगी। सेकंड थिंग,
इससे आपकी पर्सनैलिटी उजागर होगी कि आप उन बिंदुओं को छू रहे हो जो अनछुए बिंदु बेमतलब के हैं, जिसको वो डिस्कस ही नहीं करना चाहता। और हस्बैंड वाइफ साथ में बैठे हो, नेवर डिस्कस अबाउट द करेक्टर ऑफ ए मैन और ए वुमेन, नेवर डिस्कस। हस्बैंड वाइफ बैठे हुए हैं भाई, क्या मतलब बनता है? अजी आपका तो अफेयर रहा होगा पहले, क्या मतलब बनता है? वो बेचारे बड़ी बड़ी मुश्किल से तो आपस में संभल करके आए हैं आपके पास, और आप उनके पास्ट लाइफ को उधेड़ रहे हो। क्या मतलब? वो पूछना ही नहीं चाहते। जो मुर्दे कब्र में दफन हो गए उनको दफन रहने दीजिए। ज्योतिष में जब ही उन मुर्दों को उखाड़ा जाए जब उनकी आवश्यकता हो। अननेसेसरी मुर्दे कभी भी नहीं उखाड़ने चाहिए, अन्यथा तो ये प्रतिभा का अपमान है, इस सब्जेक्ट का अपमान है। आपको हर ज्योतिषी को इस बात पे ज्यादा जोर देना चाहिए इस व्यक्ति का भला कैसा। आज ये जिस दुख और संकट के साथ आया है मेरे पास, जिस बेचारा मानसिक स्थिति की गिरावट के साथ आया है, आपने उसको अप कैसे करना है, आने वाले फ्यूचर में इसका भला कैसे हो, आपने उस बात पे जरूर कहना डंके की चोट जो उसके लिए खराब है। उसको आगाह करना है, उसको प्रिकॉशंस बताइए, उसको समझाने का प्रयास कीजिए कि तुम गलत ट्रैक पे हो, उस पर पूरा जोर लगाइए आप। अगर वो गलत ट्रैक पे है तो उसमें नहीं चुप होना, उसमें नहीं शांत होना, आपने बिल्कुल डंके की चोट कहना। मैं तो जो फीमेल होती हैं, स्त्रियां होती हैं, मैं तो उस बात की भी शर्म नहीं करता। अगर वो कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चला करके बैठी होती है, मैं एक ही बात कहता हूँ, डिसाइड इट, आपने रॉन्ग पाथ पे जाना है कि राइट पाथ पे जाना है। वो कहते हैं जी राइट, तो मैं छोड़ना पड़े। ये चीज में फंसोगे ही फंसोगे, मैं बहुत दबंग तरीके से कहता हूँ। कई बार जवान लड़के लड़की भाग जाते हैं, भाग जाओ, मैं परवाह नहीं करता उस चीज, कभी परवाह नहीं की, तो अब क्या परवाह करूंगा। तो उस पॉइंट पर आप सॉलिड होने चाहिए। पर जब ही छेड़ने हैं तार, जब आप इसको सीख लो। बिना सीखे पंगेबाजी नहीं, ना अपने बारे में ना दूसरों के बारे में। अभी कोई भी पिक्चर्स ना बनाए, अभी बहुत सारी चीज आएंगी। अभी देखिए ट्विस्ट मैं देता हूं आपको आज की क्लास में। अभी तक आपने भाव भावेश समझा, आज मैं करा रहा हूं आपको कारक। 12 भाव थे, 12 राशियां थी, आज मैं करा रहा हूं 12 भाव के 12 कारक। समझिए बात को। एक होता है कारक, जैसे अभी तक आपने समझा भाव, भाव का स्वामी, स्वामी का मतलब ओनर, मालिक। आज मैं बात करूंगा रक्षक, सेवियर। हर भाव का कोई ना कोई ग्रह सेवियर होता है, बचाने वाला होता है या बिगाड़ने वाला भी होता है। किसी के भाव के तो 2-2 3-3 भी सेवियर होते हैं। आज का क्लास पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा हम कितनी बार डूबते हैं, पर उससे भी कई गुना बार परमात्मा हमें उससे निकालने के लिए आपके पास अपने दूत भेज देता है। बेशक वो ग्रहों के रूप में हो, निकलने के रास्ते बहुत छोड़ता है परमात्मा आपके पास। कोई ग्रह इधर उधर हो जाए तो फिर उन्होंने कारक को भेज दिया। कारक मैंने फिर से मैं कहूंगा भाव की स्ट्रेंथ को डिसाइड करने वाला एक फैक्टर है ये भी। अब चलो आओ समझते हैं इसमें। अब आपने कुछ चीज समझने के लिए समझनी है, और कारक फिक्स होते हैं, ये ध्यान रखना। हर व्यक्ति की कुंडली में कारक फिक्स है। जैसे भाव फिक्स है ना, मैं कहूं कि पहला भाव कौन सा, आप सब समझ जाएंगे, फर्स्ट भाव, ये फर्स्ट यहां से है। पंचम कौन सा, तो गिनना शुरू कर देंगे, 1 2 3 4 5, हाँ जी पांचवा ये।
वो हर किसी की कुंडली में फिक्स है। इसी तरह से कारक भी हर किसी की कुंडली में फिक्स हैं। अब उसका मतलब क्या हुआ कारक के फिक्स होने का? आपको थोड़ा सा याद करना है, हल्का सा। पहला एग्जाम्पल, कल कुछ लोगों की कुंडली में हो सकता है लगन का स्वामी छठे में, आठवें में या 12वें में चला गया हो। तो जब मैंने बताया उनके बारे में, सूत्र क्या बताया कि लगन का स्वामी यदि 6, 8, 12 जाएगा तो ग्रह अपनी स्ट्रेंथ कमजोर पड़ जाती है ग्रह की। अच्छा नहीं बताया नट सेल में ये बात, कमियां ज्यादा बताई उसकी। वो सूत्र तो रहेगा, वो सूत्र नहीं बदलेगा। अब किसी के मकान का मालिक, घर का मालिक अगर किसी भी कारण से कमजोर हो जाए, देखो मालिकाना हक तो उसी का रहेगा। ऐसा नहीं है कानून में कि अगर आदमी बूढ़ा हो गया तो उसको उसकी प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया जाए। एक सेवियर चीज और होती है। हमारे घर परिवारों में क्या होता है, परिवार वाले लोग सेवियर होते हैं। जैसे किसी के पिता ने प्लॉट ले रखा है, पिता कमजोर हो गए 90 साल के। अब ये मतलब थोड़ी बनता है कि कोई तीसरा आएगा और उसके प्लॉट पे कब्जा कर लेगा। उसके बेटे पहुंच जाएंगे जी लठ उठा करके, भाई हमारे प्लॉट पे तू कौन होता है कब्जा करने वाला, ये तो हमारे पिताजी का प्लॉट है। अब समझिए बात को इस स्टोरी से, जो बेटा प्लॉट पे गया है झगड़ा करने, प्लॉट उसका नहीं है। पर आप ये भी नहीं कह सकते कि भाई वो उसके साथ कनेक्टेड नहीं है, प्लॉट के साथ है, प्लॉट के साथ कनेक्टेड है, पर कानून की निगाह में कनेक्टेड नहीं है। वो कानून की निगाह में तो 90 साल वाला व्यक्ति ही कनेक्टेड है, बेटा कनेक्टेड नहीं है। पर इनडायरेक्टली आने वाले समय में, फ्यूचर में, वो बेटा ही उस प्लॉट का ओनर बनेगा, ये भी सब जानते। वो सेवियर है, और सेवियर जितना स्ट्रांग होगा, ध्यान से समझने वाली बात है, सेवियर जितना स्ट्रांग होगा उतनी ही अच्छी रक्षा कर पाएगा अपने प्लॉट की। इस पॉइंट को आप शायद समझ गए होंगे। अब पहले भाव का कारक ग्रह सूर्य है, फर्स्ट हाउस का कारक सूर्य ग्रह। क्या मायने हैं इसके? इसका सिंपल सा मायना है, अगर लगन का स्वामी 6, 8, 12 में चला गया, तुरंत चेक करो सेवियर प्लेनेट का क्या हाल है। उससे जो डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट जो जुड़ा हुआ हाउस, सॉरी प्लेनेट है, उसके क्या हालचाल है। अब दो स्थितियां बनेगी, या तो वो ग्रह जो कारक ग्रह कमजोर होगा या ताकतवर होगा, दो में से एक ही काम होगा, या तो कमजोर हो जाएगा या ताकतवर हो जाएगा। भाई यही तो चेक करना है हमने। अगर ये भी कमजोर हो गया तो स्थिति तो पहले ही खराब थी, जो लगन के स्वामी 6, 8, 12 ने कर रखी थी। और कारक भी पिट गया, अब ज्योतिषी के डंका बजा करके प्रेडिक्शन करने की बारी आ जाती है। कहते हैं भाव भावेश कारक अगर तीनों पिट जाएं, मतलब तीनों डेंटेड हो जाएं, तो उस भाव से रिलेटेड चीजें व्यक्ति को प्राप्त नहीं होती। क्लियर कट समझ गए? अगर लगन का स्वामी 6, 8, 12 में चला जाए, पर ये कारक ग्रह सूर्य है, फिर से समझना, कारक ग्रह सूर्य ताकत हासिल कर ले, स्ट्रेंथ में हो, कमजोर ना हो, ताकत में हो, तो जो लगन का स्वामी 6, 8, 12 में गया ना, उसका दोष कम हो जाएगा, और काफी कम हो जाएगा।
जो बातें मैंने बताई थी कल नेगेटिव, उनमें बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी हो जाएगी। तो जैसे लक्षण मैंने बताए थे वो शायद लक्षण पूरे पूरे ना आए, तो हमारा बचाव हो गया। जैसे कोई मुझे इस समय क्लास में बोलता है जी ये बात आपकी फिट नहीं बैठती, उस स्टूडेंट का मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानता, क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस है कि मेरी बात जो मैं बता रहा हूं बिल्कुल ठीक है। मैं एक ही बात कहता हूं, अभी आने दो, मुझे पता है कुछ फार्मूले हैं उसमें ट्विस्ट होगा, ट्विस्ट आएगा, पर जो हमारे सीनियर क्लासेस होती हैं उसमें तो मैं अड़ जाता हूं। कैसे कह दिया आपने ये चीज गलत है, बताओ, करो सिद्ध। वहां पर मैं कहता हूं जो मैं बोल रहा हूं वही ठीक हो, यहां मैं अभी बोलता हूं कि जो मैं बोल रहा हूं गलत भी हो सकता, सिर्फ आप लोगों को शांत करने के लिए। मुझे पता है ट्विस्ट आएगा, परंतु जिस दिन आप वो चीज समझ जाओगे अपने आप शांत हो जाओगे। आज ये कारक का चैप्टर आपके साथ जुड़ रहा है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे आपके प्रश्न भी कम होते चले जाएंगे। अभी प्रश्न बहुत ज्यादा है, फिर प्रश्न कम हो जाएंगे, फिर तो आपके सामने केस आएंगे, वो केस जो आपने स्टडी नहीं की होंगे, उसमें छोटे छोटे आपके क्वेश्चंस आएंगे बस, वो भी रिफाइननेस के लिए। तो देखिए अभी बात आई, अब एक केस और बनता है, लगन का स्वामी यदि केंद्र में या त्रिकोण में बैठा है, जिसकी कि कल मैंने भूरी भूरी प्रशंसा की थी, और साथ में सूर्य ग्रह भी ताकतवर हो जाता है, तो हम क्या कहेंगे इस बात को? हम कहेंगे जितना हम अच्छा बोल रहे हैं उससे भी ज्यादा अच्छा है, जितना हमने कल अच्छा बोला उससे भी ज्यादा अच्छा है, क्योंकि कारक ग्रह में ताकत है। सेकंड चीज, अगर मान लीजिए लगन का स्वामी पावरफुल है पर कारक ग्रह कमजोर हो गया, तो क्या होगा? फिर हम कहेंगे जितना अच्छा बोला है उतना अच्छा है नहीं, उससे कमजोर है। देखा आ गया ट्विस्ट। भाव भावेश कारक तीनों को समझने के बाद आपको कोई कथन कहना चाहिए, जब जाकर के आप चीजों को समझ पाएंगे कि एक भाव क्या चीज दे रहा है। दे रहा है ये तो पता लग गया, पर कितना देगा? हम बताते हैं कि चौथे भाव से हम गाड़ी देखते हैं, व्हीकल देखते हैं साहब। किसी ने आया और पूछा जी बताओ मेरे भाग्य में गाड़ी है कि नहीं, आपने फटाफट फोर्थ हाउस को देखा, फोर्थ हाउस की स्ट्रेंथ को देखा और पाया हाँ हाँ जी बिल्कुल गाड़ी तो है, बंदा भी खुश हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन उसका आता है कितनी गाड़ी, कितनी गाड़ियां मैं ले पाऊंगा? अब ये कैसे पता लगे? कितनी गाड़ी को कौन डिसाइड करता है? इसके लेवल हैं, ये लेवल डिसाइड करेंगे। अगर कारक ग्रह डिसाइड करेगा कि कितनी आएंगी, कैसे एक ज्योतिषी बताता है अरे तेरे भाग्य में बहुत है तू टेंशन मत ले, बिल्कुल परवाही मत कर, सिंपल सी बात है। वो ये देखता है लगन का स्वामी कितना स्ट्रांग है, साथ में वो देखता है कारक ग्रह कितना स्ट्रांग है। दोनों ही जब चीजें मिल जाती हैं, सॉरी तीनों चीजें, भाव भावेश और कारक तीनों मिल जाते हैं,
वो आपको बताते हैं कि क्या चीज कितनी मात्रा में आपको मिलेगी, कब मिलेगी और कैसे मिलेगी। तीनों ही बातें। कैसे एक ज्योतिषाचार्य कह देता, अरे तेरे तो भूलक्ष्मी हो गए, कहां चक्कर में पड़ रहा है, यहां तो तू एकड़ों में तेरे जमीनें होंगी, लिखा हुआ तो कुछ भी नहीं है। वो क्या देख रहा है, वो कारक ही तो देख रहा है, वो भाव ही तो देख रहा है, वो भावेश ही तो देख रहा है। तो लास्ट का मामला जो है कारक के ऊपर आके टक जाता है भाव से। कारक किसी व्यक्ति का मजबूत है तो उसको चीज मिलेगी, इस चीज का याद ध्यान रखना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कभी कभी किसी व्यक्ति की पहली मैरिज नहीं चलती, वो हमारे पास आ गया, कहता है जी मैरिज नहीं चली, तलाक हो गया, सेकंड मैरिज करूं कि ना करूं? बड़ा वाजिब क्वेश्चन है। कहीं ऐसा तो नहीं भाग्य में ही ऐसा लिखा है कि मैरिज चलनी ही नहीं, और नहीं चलनी तो फिर करना भी क्यों, फिर उस रास्ते जाएं क्यों जब सफलता आई नहीं? वाजिब क्वेश्चन, नो डाउट। हम क्या करते हैं, सीधा उठा करके उसके कारक की स्टडी करते हैं। सप्तम भाव का कारक ग्रह शुक्र है, पुरुष के विवाह के सुख का कारक भी शुक्र है, तो हमें शुक्र की स्टडी करनी है। अब शुक्र की जो स्टडी हम कर रहे हैं, अगर वो सही है, मतलब ताकत में है, सही का मतलब पहली मैरिज टूट गई कोई बात नहीं, उसे आप प्रमोट कीजिए, उसको मोटिवेट कीजिए कि सेकंड मैरिज कर। अगर शुक्र ग्रह कमजोर हो, फिर वो करने वाला भी हो और हो भी रही हो तो उसको आगाह करो, ये ग्रह बड़ा कमजोर है, कारक ग्रह शुक्र काफी कमजोर है, मैरिज दूसरी भी नहीं चलेगी। हाथ पैर जोड़ के काम चला लें तो चला लें, बाकी कुछ दम नहीं है। कौन डिसाइड कर रहा है? वीनस। वीनस कौन? ये सप्तम भाव का कारक ग्रह है जी। इसी प्रकार लड़की, महिला के जीवन में पहली मैरिज नहीं चली तो हम फिर कारक को पकड़ते हैं। महिला के लिए विवाह के सुख का कारक ग्रह गुरु होता है। अगर वो गुरु ग्रह स्ट्रांग है तो हम उसको कहते हैं, मोटिवेट करते हैं कि आपको जरूर शादी के लिए आगे जाना चाहिए, बढ़ना चाहिए आगे और आपको मैरिज करनी चाहिए। अगर वो गुरु अच्छा नहीं है तो हम कहते हैं, अच्छे का तात्पर्य है कि जो है, अच्छे का तात्पर्य होता है कि उसे स्ट्रेंथफुल होना है। तो अब आपको समझ में आ रहा है। अब चलो दूसरे भाव की तरफ चलते हैं। दूसरे भाव में हो सकता है कुछ लोगों के धन का स्वामी ग्रह अच्छे भाव में ना गया हो, सेकंड हाउस में ना गया हो, कोई बात नहीं। आप हो सकता है कि आपको लगे रे धन कहां से आ रहा है, सेकंड हाउस का लॉर्ड तो नीच राशि में चला गया, हो सकता है ना नीच का चला गया, नीच राशि में, अब नीच का होते कमजोर हो गया। तो सेकंड हाउस का कारक परमात्मा ने एक और दे दिया, वो है गुरु, जुपिटर, बृहस्पति। इसलिए बृहस्पति ग्रह को जरूर चेक करें धन के लिए। जितना मजबूत बृहस्पति होगा, जितना स्ट्रेंथफुल बृहस्पति होगा, व्यक्ति के धनाढ्य होने के चांसेस उतना। तो आप समझे, तो सेकंड हाउस के लिए रक्षा करने के लिए सेकंड हाउस के एक गुरु बैठे हैं। धन नहीं आ रहा, फिर से समझना, धन नहीं आ रहा, घर में बरकत नहीं हो रही, पैसा फंस जाता है, कम मात्रा में आता है, बड़ी मशक्कत के साथ आता है। ये धन संबंधी सामान्य समस्याएं सभी के साथ कुछ ना कुछ कभी ना कभी लगी रहती है। अगर कोई व्यक्ति कंटिन्यूस इस बात की कंप्लेंट कर रहा है
चेक द जुपिटर प्लेनेट। जुपिटर प्लेनेट की स्ट्रेंथ को चेक करना है कि वो कहां पर बैठा है। अब आप कहेंगे ये भी एक समस्या है कि कहां पर बैठा है, ये तो बड़ा मुश्किल है। कैसे पता करें कि किस कारक ग्रह को हम कैसे माने? सबसे ज्यादा सिंपलेस्ट फार्मूला बताता हूं आपको, सिंपलेस्ट ज्योतिष की दुनिया में। सिंपल ये याद रखो कि केंद्र त्रिकोण में बैठा है या नहीं। सिंपल। कारक ग्रह केंद्र या त्रिकोण में बैठा है या नहीं। अगर कारक ग्रह केंद्र या त्रिकोण में बैठ जाए तो उसे आपने मजबूत मानना है अभी के लिए। और यदि केंद्र त्रिकोण से बाहर चला जाए, कैसे जाएगा? दूसरे भाव में हो जाए, तीसरे में चला जाए, छठे भाव में आ जाए, आठवें में आ जाए और फिर 12वें में चला जाए, तो उसे कमजोर मानिएगा उस कारक को। वो कारक कमजोर हो गया। अब कमजोर होने का मतलब ये है कि सारा दारमदार धन के स्वामी ग्रह के ऊपर हो गया। अब वो जो जैसा करेगा सो करेगा, आप क्या कर सकते हो? कारक आपकी मदद नहीं कर रहा। आप केस को और समझिए। धन का मामला सबसे ज्यादा होता है लोगों को। भाव, भावेश और कारक, तीन चीजें हैं। भाव को कैसे चेक करना है? भाव को चेक करने का तरीका है, धन भाव में कोई पाप ग्रह बैठा है या शुभ ग्रह, हमेशा ये देखिए। शुभ ग्रह धन के लिए अच्छे होते हैं, अशुभ ग्रह धन के लिए स्ट्रगल क्रिएट करते हैं। सिंपल बात। अब देखना है भाव का स्वामी ग्रह कहां बैठा है। तो भाव का स्वामी ग्रह का फिर फार्मूला बता देता हूं। छठे में, आठवें में, 12वें में नहीं होना चाहिए। कौन नहीं? कुंडली के छठे, आठवें, 12वें में नहीं, दूसरे भाव से छठा, आठवां और 12वां। तीसरा आपको बता दिया कारक। कारक गुरु को चेक कर लीजिए। तो आपको धन का पता चल जाएगा। अब तीसरे भाव का कारक मंगल है। सर एक छोटा सा सवाल था यहीं पे। प्रताप जी अभी सवाल मत पूछो प्लीज, मैं अभी घुमा लूं फिर उसको करते हैं। मंगल तीसरे भाव में आ गया। तीसरे भाव का कारक मंगल है। इसका मायने क्या है? अगर तीसरा भाव किसी तरह से कमजोर हो जाए, क्योंकि आप जानते हैं कि तीसरे भाव पराक्रम का है, एफर्ट्स का है, तो आप एफर्ट्स कैसे दिखाओगे? किसी कारण से कमजोर हो रहा है तो आपने मंगल पर ध्यान देना है। अगर मंगल मजबूत हुआ तो उसका एफर्ट्स वाला पोर्शन अपने आप खड़ा हो जाएगा। ये सूत्र आपका रेमेडी में भी काम करेगा। आपको 3 खाने बनाने, भाव, भावेश और कारक। जब आपने अपना देखना है तो आपने चेक करना है कारक मजबूत है, बिल्कुल घबराने की चिंता वाली बात ही नहीं है। वो उसको कहीं ना कहीं तीसरे भाव को, जो तीसरे भाव से कमी आ रही थी, उसको पूरा कर दे। किसी व्यक्ति का मंगल मजबूत देखते हो, तीसरा कुछ भी हो साहब, बंदे में एफर्ट्स करने का दम भी है, लड़ने का दम भी है और पराक्रम दिखाने का दम भी। कुछ ज्योतिषी तो कारक को ही पकड़ते हैं, सिर्फ कुंडली देखी, अरे कारक चेक करते रहते हैं बस, और फट बता देते हैं जल्दी, फास्ट। पर मैं नहीं कहूंगा उस फार्मूले पे अभी आप जाइए। अभी आपको प्रैक्टिस करना है। भाव, भावेश, कारक, हर भाव के लिए आपने सेम फार्मूला अपनाना है। भाव, भावेश, कारक, सेम फार्मूला आपको अपनाना।
स्ट्रेंथ को चेक करना है। फोर्थ हाउस का कारक चंद्रमा, अब चंद्रमा से मां भी आती है, चौथे भाव से मां भी आती है, मन का सुख भी आता है। अगर फोर्थ हाउस में मान लो पाप ग्रह बैठे हैं तो आपकी तुरंत ड्यूटी बनती है चंद्रमा को चेक करो, चंद्रमा ठीक है कि गड़बड़ है। अगर चंद्रमा गड़बड़ हो गया तो चौथे भाव से रिजल्ट गड़बड़ा जाएंगे। कारक बड़ा ताकतवर चीज है साहब, बिना कारकों को समझे ज्योतिष आ ही नहीं सकता। सेम गुरु के पास आओ, पंचम भाव में आओ, संतान नहीं हो रही है जी, आपने कहा संतान का ग्रह वहां वहां बैठा है, लास्ट डिसीजन मेकर इज जुपिटर। गुरु के आशीर्वाद के बगैर संतान नहीं होती। संतान मेल हो फीमेल हो, गुरु का आशीर्वाद तो चाहिए चाहिए। कंसीव करने के लिए गुरु का आशीर्वाद चाहिए ही चाहिए। बच्चे आपके आज्ञाकारी बने, बच्चे आपकी संस्कृति को फॉलो करें, गुरु का आशीर्वाद होना ही चाहिए। अगर गुरु में स्ट्रेंथ नहीं है तो ये सारी चीजें खटाई में पड़ जाती हैं। फिर मत कहना कि पंचम का स्वामी मेरा उच्च का है। अगर गुरु पिट गया कुंडली में तो मामला गड़बड़ हो सकता है, वो आगे मैं आपको समझाऊं। इसी प्रकार से छठे भाव का कारक ग्रह शनि है। अब शनि का क्या तात्पर्य है आपको समझना है। छठे से संबंधित जो रिजल्ट आ रहे हैं वो किस प्रकार से आ रहे हैं, आप उनसे कितना फाइट कर पाओगे। रोग, कर्जा, मुकदमेबाजी, बीमारियां, ये छठे की देन है। शनि को देखो, शनि खराब तो नहीं है, शनि खराब है, छठा बहुत बुरे रूप में आएगा आपके पास। देखा होगा ना, कई बार लोगों की गाड़ियों को बैंक वाले ले जाते हैं, मकान की कुड़की हो जाती है, कर्जा चुका ही नहीं पाते। शनि प्ले वेरी क्रूशियल रोल, बड़ा पिकुलर रोल है इस मामले में। आम भाषा में कहते हैं अरे शनि की 7.5 लग गई, बेचारा दिवाला पिट गया, बड़े बुरे भाव चल रहे हैं, ये हो रहा है, नौकरी गई, रोजगार गया, ये हो। शनि छठे भाव से नौकरी रोजगार आता है, नौकरी चली गई किसी की, शनि देव को ताकत दो, शनि देव की पूजा करो, शनि देव का जाप करो, तो नौकरी का पक्ष मजबूत होगा। जिनके भी जॉब नहीं लग रही है, मैं अक्सर शनि की पूजा और पाठ ही बताता हूं और कहता हूं फॉलो द पाथ ऑफ द सैटर्न। शनि का पाथ क्या है? पहली बात, झूठ मत बोलो। दूसरी बात, मेहनत करो, खूब मेहनत, मशक्कत, कंटिन्यूअस मेहनत करो, यानी कि एक ही दिन करनी है, कंटिन्यूअस मेहनत करो। शनिदेव आपको नौकरी दिलाएंगे ही दिलाएंगे, ये खासियत है। सप्तम भाव कारक ग्रह शुक्र, किसी की कैसी ही मैरिज लाइफ खराब हो, फॉलो द पाथ ऑफ द वीनस। कारक को पकड़ो जी, कारक स्ट्रेंथ में है या कमजोरी में है। कमजोर है तो उसको राइज करो, उनको ताकत दो। मजबूत है फिर चिंता मत करो, कुछ नहीं होने वाला, सेफ्टी रहेगी पूरे। सप्तम भाव यानी विवाह, जूता चप्पल कितना मर्जी चलता रहे, होना जाना कुछ नहीं। शुक्र ग्रह ठीक है तो बढ़िया है, चल जाएगा, गुजारा चलेगा बड़े आराम से, टेंशन नहीं ले। हाँ, शुक्र पिट गया फिर भैया कुछ भी हो सकता है, फिर मामला गंभीर हो जाता है। फिर आप शुक्र की पूजा करना, शुक्र को एनहांस करने के लिए, वीनस की ताकत को बढ़ाने के लिए फिर जो रेमेडीज
आई हैं हमारे शास्त्रों में, उनको कीजिए। अब है अष्टम भाव। अष्टम भाव में कमजोरियां कुछ आ जाएंगी तो शनिदेव को चेक करो। यहां पर एक सूत्र थोड़ा एडिशनल है कि शनिदेव अष्टम भाव में आकर के बड़े खुश हो जाते हैं और बड़े दीर्घायु दे देते हैं, मतलब उम्र को बहुत लंबा कर देते हैं। देखा होगा ना, 90 साल, 95 साल, अबव 80 की एज शनि महाराज की प्रसन्नता का विषय है। जितना अच्छा शनि, एज भी उतनी अच्छी लंबी। चंद्रमा, शनि और लग्नेश, ये तीन चीजें मिलकर के डिसाइड करती हैं एज को। चलिए वो आगे कभी विषय आएगा जब बात करेंगे। कहने का मतलब शनि का अष्टम भाव में बैठ जाना दीर्घायु को दिखाता है। मृत्यु भाव है अष्टम, टाइप्स ऑफ डेथ है, वहां बैठ करके वो उस चीज को टालता रहता है। अष्टम भाव को रुद्र भाव भी बोलते हैं जी। रुद्र का मतलब भगवान शिव, 11 रुद्र हैं, 11 रुद्रावतार। आपको मालूम ही होगा, 12 आदित्य होते हैं, 11 रुद्र हैं, 8 वसु हैं। ये भी बड़ी अच्छी मैथोलॉजिकल स्टोरीज हैं। इनमें जरूर 12 आदित्य कौन है, 11 रुद्र कौन है, बड़े ही अद्भुत। अष्टम भाव में गड़बड़ हो जाए, अष्टम भाव से वो बीमारियां आती हैं जो असाध्य हो। असाध्य, असाध्य का मतलब जिनको साधना ठीक ना किया जा सके, ठीक ना किया जा सके, वो असाध्य बीमारियां। या ऐसी बीमारियां जो छिपाने योग्य हो, जैसे पाइल्स की प्रॉब्लम है, वो इस बात को बताता थोड़ी है, तो अष्टम भाव से आती है। अब यहां पर अगर ऐसी कोई समस्या है, फॉलो द पाथ ऑफ द सैटर्न। शनि खुश, अष्टम खुश। फॉलो द पाथ ऑफ द रुद्र अवतारा, फॉलो द पाथ ऑफ द रुद्र। रुद्राभिषेक, रुद्राभिषेक करवाना चाहिए, अष्टम के दोष नष्ट होते हैं। रुद्राष्टकम का पाठ होना चाहिए, अष्टाध्यायी का पाठ होना चाहिए। नमक चमक विधि से कराएं, चाहे सड़ंग विधि से कराएं, चाहे अति रुद्री कराएं, लघु रुद्री कराएं, वो आपके ऊपर है। वो आपका अलग अलग केस टू केस वेरी करता है। इसी प्रकार से नवम भाव में जाएं। भाग्य की कमी महसूस हो रही है। मैंने जब नवम भाव कराया था तो बड़ा जोर दिया था और स्पेशल कहा था ये गुरु का घर है। भाग्य समझ रहे हो कि रुका हुआ है, भाग्य की बाधा है। और अगर हस्त रेखाओं में जो भाग्य रेखा होती है, अगर वो रुक जाए या किसी की कमजोर बनी हुई हो, तो भी मैं कहता हूं गो टू योर गुरु, फॉलो द पाथ ऑफ द गुरु। गुरु के पाथ को फॉलो करने लग जाइए, भाग्य रुका हुआ खुल जाएगा, भाग्य संबंधी बाधाएं कम हो जाएंगी। ये मैं कारक की ताकत बता रहा हूं कि कारक कितना इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। अब नवम भाव में कोई ना कोई गड़बड़ हो ही जाती है भाई। भाग्य भाव में इतना आसान, हर कोई इतना भाग्यशाली नहीं होता कि बिना कुछ करे सब कुछ मिल जाए। तो गुरु ग्रह का प्रभाव, यानी कि गुरु को नमन करने से ये भाग्य भाव ठीक होता है। जरा सबका प्लीज म्यूट करवा दीजिए। सूर्य, मंगल, शनि दसम भाव में जब जाते हैं, जिसे हम हाउस ऑफ कर्मा बोलते हैं, हाउस ऑफ एक्शन बोलते हैं, यहां तो 3 ग्रह परमात्मा ने दे दिए। लोग कहते हैं हमारे पास रोजगार नहीं। मैं अक्सर कहता हूं बेरोजगारी एक मूर्खता की घटना है। मैं बेरोजगारी को मूर्खता से और अकर्मण्यता से जोड़ता हूं। 2 फैक्टर जब साथ मिलते हैं तो बेरोजगारी आ जाती है। अगर बेरोजगार हो गए, ये ग्रहों का प्रभाव हो सकता है, बिल्कुल आपके जीवन में ऐसी दशा आ सकती है कि बेरोजगार हो जाएं,
पर लंबे समय तक बेरोजगार बैठे हैं। इसमें दो फैक्टर हैं, या तो मूर्खता या अकर्मण्यता। 3 ग्रह स्पोर्ट के लिए दिए हैं, सूर्य मंगल शनि, कोई तो अच्छा होगा। अगर तीनों अच्छे हो जाएं, सूर्य मंगल शनि, फिर तो कहना ही क्या, फिर तो बेरोजगार होने का मतलब ही नहीं बनता। अब देखो सूत्र यही पकड़ में आ रहा है। कौन लोग बेरोजगारी को सहन करते हैं? आप आंख बंद करके बोल सकते हो भाई, जिसका सूर्य खराब हो, मंगल खराब हो, शनि, ये 3 ग्रह खराब हो, वो बेरोजगारी को झेलता है। तीनों अच्छे हो, बड़ा जबरदस्त रोजगार रहेगा, एंजॉय करोगे आप अपने पद को, प्रतिष्ठा को। 3 ग्रह मिलकर के आपको पूरा एंजॉय देंगे आपके कर्म का। सूर्य मंगल और शनि, तीनों की स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए। देखिए कितना आसान रास्ता है, 3 दे दिए सेवियर आपको। परमात्मा जानता है, वो कहते हैं ना हमारे देसी भाषा में, जिसने पेट दिया है वो रोटी भी देगा। तो दे रहा है बेचारा, सबके साथ एक एक दिया, पर जहां से रोटी आनी थी, जहां से अपना खान पान का हिसाब किताब आना था, कर्मा के मैटर में उसने 3 प्लेनेट दे दिए कि कोई सा तो ठीक होगा, कहीं से तो मदद मिले। अब यहां पर हम 11वें भाव में चलते हैं। यहां पर गुरु की ताकत है, अर्थात जिसका गुरु अच्छा, उसको लाभ भी अच्छा होगा। अब 12वें में जहां पर दुख है, कष्ट है, वहां पर शनि को जोड़ दिया। जहां पर जेल यात्रा है, हॉस्पिटलाइजेशन है, मेडिकल एक्सपेंसेस हैं, यहां पर है। अगर शनि मजबूत है तो 12वें से बचा रहेगा, शनि कमजोर है तो 12वां आपके ऊपर हावी हो जाए। आपने इस पॉइंटों को समझा कि कारक किस तरह से किस भाव में कैसे असर करते, कैसे वेल कनेक्टेड हैं। अब एक और एग्जांपल से समझाता हूं। फर्स्ट हाउस से आपको हेल्थ आती है। अब दूसरा सूत्र क्या है कि सूर्य के कमजोर होने से ही व्यक्ति अनहेल्दी होगा। समझे बात को? सूर्य ओवरऑल हेल्थ है, और फर्स्ट हाउस भी आपका ओवरऑल हेल्थ है। अगर फर्स्ट हाउस बिगड़ भी जाए किसी भी कारणवश, सूर्य नहीं बिगड़ना चाहिए। और फर्स्ट हाउस भी अच्छा और सूर्य भी अच्छा, फिर तो कमाल की हेल्थ होगी। अब सूत्र हाथ लग गया आपको। कौन लोग हेल्दी होंगे? अब आप फटाफट बता दोगे। जिनका लग्नेश अच्छा होगा, जिनका सूर्य अच्छा होगा, दोनों अच्छे होंगे, वो हेल्दी होंगे। बन गया सूत्र हेल्दी होने का। धनवान कौन होगा? जिसका गुरु अच्छा होगा, धनवान होगा। आप देखिए बड़े अच्छे अच्छे सूत्र आपको, मतलब जैसे कविताएं गा गा करके नहीं बच्चे सीखते, आप ऐसे नींबू सीख पानी पीना, नहीं पीना, मतलब नमक कम देना। आइए अब दूसरे चार्ट के ऊपर चलते हैं। परमात्मा ने कहा कि इंसान संतुष्ट नहीं हो रहा। इंसान ने कहा परमात्मा दिया होगा सबको एडिशनल, मुझे पर नहीं दिया। वो एक अदनान सामी का गाना है ना, कौन सा, थोड़ी सी लिफ्ट करा दे, हैं, ऐरे गैरों को दिया है, नत्थू खैरों को दिया है, हैं, मुझ जैसों को भी ऐश करा दे। तो पहुंच गया अदनान सामी की तरह एक दिन इंसान जो है भगवान के पास, तो भगवान ने कहा भाई एडिशनल दे दो। अब हम बात करेंगे एडिशनल कारक और भाव। अगर आपका यहां से भी कोई चीज चूक हो जाए तो एडिशनल कारक आपकी हेल्प करेगा। अब देखिए मैं बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं हेल्प करेगा, ये नहीं कि वो मल्टीप्लायर बना देगा, आपको मल्टी मिलियनेयर बना देगा, पर हाँ आपको उससे वंचित भी नहीं रहने देगा। लगन के लिए तो परमात्मा ने कहा भाई जैसा शरीर है सो शरीर है, इसकी तो तुम्हें खुद रक्षा करनी पड़ेगी। पर सेकंड हाउस का जो मामला है ना, धन का मामला, मैं एक और इंजन जोड़ देता हूं, मैं शुक्र को भी इसका प्रभाव का वो बना देता हूं। तो एक और कारक आ गए, शुक्र ग्रह। अगर किसी व्यक्ति का सेकंड हाउस का लॉर्ड गड़बड़ हो जाए
और शुक्र ठीक हो जाए तो भी व्यक्ति के पास धन आएगा, तो भी व्यक्ति अपना गुजारा बड़े आराम से चला लेगा, तो भी उसके पास लग्जरी वाली चीजें खरीदने के लिए टाइम रहे, वो पैसा रहेगा, धन रहेगा। आप चौथे भाव पे चलिए। चंद्रमा तो था ही था, जो प्राइमरी कारक हैं वो तो यूं के यूं रहेंगे, कहां कहां एड ऑन हुआ उसकी बात है। एड ऑन 4th हाउस में कर दिया शुक्र ग्रह को। शुक्र ग्रह से तो चौथे भाव से तो मन की शांति देखते हैं ना। इसका मतलब अगर शुक्र ग्रह किसी का अच्छा है, अगर शुक्र ग्रह किसी का अच्छा है तो मन में खुशी रहेगी, मन में हैप्पीनेस रहेगी, 4th हाउस आपका अपने आप ठीक हो जाएगा। पॉइंट समझे? और ये ध्यान रखना, हमारे भारतीय ज्योतिष में शुक्र ग्रह जो हैं वो आपकी धर्मपत्नी है, और आपकी धर्मपत्नी ठीक है तो मानसिक स्थिति बिल्कुल सही बनी रहेगी और घर का वातावरण बिल्कुल बढ़िया रहेगा। इसलिए वो शुक्र है। कहते हैं ना शुक्र है, सरदारों में कहते हैं शुक्रियाना, वही शुक्रियाना है कि परमात्मा सब कुछ ठीक है। अब एक एडिशनल कारक पंचम भाव में भी है। गुरु तो आपने लिखा ही, सूर्य को और नोट कर लो। पंचम भाव क्रिएटिविटी है, पर क्रिएटिविटी में तो बहुत सारे लोग हैं। सूर्य अगर अच्छा हो जाएगा तो आपकी क्रिएटिविटी को नेम फेम बहुत मिलेगा। पॉइंट पकड़ा आपने? क्रिएटिव तो हैं, पर सूर्य भी साथ में अच्छा हो जाए तो क्रिएटिविटी को नेम फेम मिलेगा। मान लीजिए आप, हमारे यहाँ पलवल में एक कुम्हार है, आप सब जानते होंगे, कुम्हार मिट्टी के घड़े बनाने वाला। वो ऐसी कलाकृतियां मिट्टी से बनाता है, उसको राष्ट्रपति का अवार्ड मिला हुआ, राष्ट्रपति का इनाम दिया हुआ बुला करके राष्ट्रपति भवन में। उसको प्रशस्ति पत्र वगैरह भी मिले हुए हैं, बड़े अवार्ड जीतता है वो। सरकार में जितने भी मेले होते हैं वहां जाता है, वो उसको अपने प्रदर्शनी करता है, वो अपनी वहां दिखाता है अपने प्रोडक्ट्स को। आप देखिए ना, सूर्य का साथ मिलते ही गवर्नमेंट के द्वारा रिकॉग्नाइजेशन कितनी आसानी से कला को मिल जाती है। हरिवंश राय बच्चन कवि तो थे ही थे, साथ में गवर्नमेंट के साथ उनके बड़े अच्छे रिलेशन थे। इंदिरा गांधी की गांधी फैमिली से उनके बड़े अच्छे रिलेशन थे। बहुत इनाम पाए, बहुत सम्मान मिला। इवन उनकी कविताओं को पाठ्यक्रम की पुस्तकों में लगा दिया गया। यानी कि क्रिएटिविटी को गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज किया, बड़ा सम्मानित किया। कुछ बहुत अच्छे जिंदगी में कलाकार आपको मिलेंगे, बड़े क्रिएटिव लोग मिलेंगे, पर उनको जानता कोई नहीं है। उनकी क्रिएटिविटी को रिकॉग्नाइज नहीं हो पाती उनकी क्रिएटिविटी। क्या कारण है? सूर्य कमजोर पड़ जाता है। देखिए कारक कैसे काम करते, अद्भुत तरीके से। इसी तरीके से आप छठे भाव में जाएंगे तो एक और कारक लगा दिया, मंगल। मैंने कहा नौकरी चली गई, शनिदेव की पूजा करो। मुकदमा लग गया, मंगल की पूजा करो। छठे भाव में उसके आने वाली चीजों से फाइट कैसे किया जाए, जूझा कैसे जाए, मंगल का बलाबल इस बात को डिसाइड करता है। जैसे किसी की भी नौकरी चली जाए, सबसे पहले वो पंडित जी की दक्षिणा बंद कर देता है। पंडित जी नौकरी तो है ही नहीं, तो मैं आपको दक्षिणा क्या दूं? तो मैं तो कहता हूं चल कोई बात नहीं भाई, करते हैं तेरी मदद। परंतु आप ये देखिए, मंगल उनका अवश्य कमजोर मिलेगा, पर जिनका मंगल स्ट्रांग है वो जूझते हैं, वो फाइट करना जानते हैं, और स्थितियों के अंदर कैसे रोल अपना अदा करना है उस चीज को भली भांति समझते हैं। ऐसे ही सप्तम भाव में जहां पे शुक्र अकेले थे, यहां पर गुरु महाराज भी आ गए। अब इसको ये मत समझना ये ग्रह इन भाव में बैठे होने चाहिए, बिल्कुल मत समझ लेना। ये कारक ग्रह कहीं भी बैठ सकते हैं, बस आपने तो इनकी स्ट्रेंथ पर ध्यान देना है। जैसे कौन स्ट्रेंथ देखने का तरीका बताया, भी केंद्रीय त्रिकोण में बैठे हैं या नहीं बैठे, सिंपल। उच्च के होके बैठे हैं, स्वग्रही होकर के बैठे हैं।
अच्छे बैठे हैं, केंद्र में बैठे हैं, सवग्रही बैठे हैं, उच्च के बैठे हैं, इसका मतलब बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है। तो अपने कारक भाव की ये रक्षा करेंगे, उनमें जो कमियां आई हैं उन कमियों को पूरा करेंगे ये। शनि अष्टम में इसको कोई नहीं मिला। नवम भाव में गुरु के साथ सूर्य और जोड़ दिया, यानी कि भाग्य में रुकावट है तो सूर्य की पूजा कर लीजिए, भगवान श्री हरि विष्णु जी की शरण पकड़ लीजिए, नारायण जी का ही मंत्र जाप कर लीजिए, मां गायत्री मंत्र का ही पाठ कर लीजिए, भाग्य की बाधाएं हट जाएंगी, क्योंकि सूर्य भी मदद करता है आपके भाग्य को चमकाने के लिए। तो केवल 2 ग्रह इंपॉर्टेंट है भाग्य को चमकाने के लिए, गुरु और सूर्य। अब दसम भाव में 2 और एडिशनल कारक लगा दिए। भगवान ने कहा भाई रोटी रोजी का रोजगार का तो कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए व्यक्ति के लिए, तो उन्होंने 2 ग्रह और जोड़ दिए, गुरु और बुध। क्या कहा? बुध बुद्धि है और गुरु ज्ञान है। अगर आपके कर्म के साथ बुद्धि और ज्ञान 2 चीज मिल गई तो भी दसम भाव में आई हुई कमियों को पूरा कर देगा। देखा कितनी जबरदस्त बात। यानी आपके कर्मा को सुधारने के लिए, कर्मा को ठीक करने के लिए भगवान ने 5-5 ग्रह लगा दी, और फिर भी ना हम सुधर के दें ना कुछ करके दें, तो फिर भगवान का क्या कसूर। मंदिर में पहुंच जाते हैं गालियां बकने के लिए उसे, अब वो बेचारा मूर्ति के रूप में खड़ा रहता है, आपकी सुन लेता है। तो इसका मतलब ये नहीं, उन्होंने कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी हमें। एक फिल्म थी हम नहीं सुधरेंगे। अगर हम इस फिलॉसफी पे रहे तो फिर तो कहा ही क्या जा सकता है। इसीलिए सबसे बड़े योग को कर्म योग कहा गया है गीता में सबसे बड़े योग को कर्म योग कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण ने कर्म योग के ऊपर बहुत ध्यान दिया। अच्छा, कुछ लोग, बड़ी अद्भुत बात है, कुछ लोग ज्योतिषी को समझते हैं अरे अरे तो भाग्य की बात करता है, निकम्मा बना देगा। मैं कहता हूं पढ़ के तो देखो, सारा ही कर्म योग लिखा हुआ है, वहां तो कर्मठता ही कर्मठता है। ज्योतिष में तो कर्मठता की ही पूजा है, कहीं अकर्मण्यता का स्थान ही नहीं है, कहीं नकारे आदमी के लिए जगह ही नहीं है। ज्योतिष की सारी टीचिंग कहती है कर्म करो, और वो भी अच्छा। वो केवल कर्म की नहीं कह रही, वो तो अच्छे कर्म की कह रही है, वो तो एक कदम और आगे बढ़ गई। इसीलिए कहते हैं परमात्मा की विद्या ही। अब जिन लोगों को नहीं पता वो कुतर्क कर सकते हैं, बड़े अच्छे ढंग से कर सकते हैं कुतर्क। ये साहब ये तो बहमी बनाती है, ये फलाना बनाती है, ढिकड़ा बनाती है, कमजोर करती है। नहीं भाई, समझदार आदमी बहुत इसका लाभ उठाता है। वो अपनी फ्यूचर प्लानिंग बना सकता है, वो चेक करता रहता है अपने आप को, तू गलत ट्रैक पे है या सही ट्रैक पे। गलत ट्रैक पे है तो उसको सही पे कैसे लेके आना है, वो उसका दिमाग प्लानिंग बना सकता है। परमेश्वर ने उसकी बुद्धि दी है, परमेश्वर ने उसको अपने ज्ञान से और अपने बुद्धि से दसम भाव को चमका सकता है। 11वां भाव गुरु तो थे, शनि और जोड़ दिए। शनि जितने स्ट्रेंथफुल होंगे वो भी आपको लाभ देंगे। 12वें में शनि तो थे, गुरु महाराज और जोड़ दिए। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, खर्चा जा रहा, बार बार डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, बार बार हॉस्पिटल में जाना पड़ता है, दवाइयों पे खर्चा करना पड़ता है, जेल का संकट होता है, या बार बार अपनी जन्मभूमि छोड़ के भागना पड़ता है। अगर आप ऐसी समस्याओं से पीड़ित हैं और इसे पीड़ा समझते हैं तो गुरु का आशीर्वाद लीजिए, तो इनमें कमी आ जाएगी। अगर गुरु स्ट्रांग है तो 12वां अपने आप ही ठीक हो जाएगा जी, फिर वो गड़बड़ नहीं है। आज की क्लास में आपने ये नई चीज समझी कि कारक कितना इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं अपने जीवन में। चलिए अब हम क्वेश्चन लेंगे, और आज मैं रिक्वेस्ट करूंगा कोई अपनी पर्सनल कुंडली की बात ना करे, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। हम आज कारक पर ही बात करेंगे, और वही आदमी क्वेश्चन पूछे जिसको वास्तव में समझ में नहीं आया।
अदरवाइज पूछने के लिए पूछने ना करें, क्योंकि यहाँ पर विजिबिलिटी का कोई कंसेप्ट नहीं है हमारी क्लास में कि जिसकी जितनी ज्यादा विजिबिलिटी होगी वो आदमी उतना ज्यादा बढ़िया होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए। मुकेश मंगला जी ने हाथ उठाया। मुकेश मंगला जी बोलिए। प्रणाम गुरुजी, 2 सवाल हैं। हाँ बोलिए। पहला सवाल ये कि पहले तो आपने जो ये चार्ट शो करा था उसके अंदर कारक शो करे थे हर भाव के, और बाद में उसमें कुछ ग्रह ऐड कर दिए कुछ कुछ भाव के अंदर। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन जो पहले चार्ट उसमें लिखा था बुध का कहीं भी जिक्र नहीं था कि किसी भी भाव को रिप्रेजेंट कर रहा हो जी, और बाद में केवल उसको 10वें भाव के अंदर एक जगह ऐड करा। और हमें ये जैसे मतलब बताया गया है कि भाई दूसरा भाव और 11वां भाव ये धन से संबंधित है। 11वां भाव आय का है और दूसरा भाव धन भाव है जी, जिसका मतलब डायरेक्ट रिलेशन बुध से बनता है जी। और वहां पे बुध को मतलब कारक नहीं माना गया, तो कोई इसकी खास वजह कारण वगैरह? एक बार मैंने अपनी ही क्लास में मुकेश जी बुद्ध के बारे में समझा रहा था, क्या बुद्धि के बारे में समझा रहा था। जी जी। जितने भी आप इंटेलिजेंट व्यक्तियों को देखोगे ना, हाँ जी। इंटेलिजेंट किसे कहते हैं मैं आपको कुछ थोड़ा सा बता दूं। इससे सोसाइटी इंटेलिजेंट किसे मानती है? जो बच्चा टॉपर होता हो, हर बार क्लास में फर्स्ट आता हो, जो बिल्कुल एक सही बार है। पढ़ लेता हो, उसको भी याद रहता हो, सही बात है। कोई भी चीज समझाओ उसको समझ में आ जाती हो। समझ रहे बात जी को? ये बुद्धिमान जी होने के हाँ, लक्षण है, जिसे हम कहते हैं सही बात बुद्धिमती है। आदमी, है ना। हम्म, आप देखते हैं कि जो आप नौकरियों में बड़े बड़े बाबू लगे हुए हैं, बड़े बड़े बाबू अच्छे अच्छे पदों सही पे बात। जो नौकरी करते हैं, वो बुद्ध के कारण है। बुद्धि के कारण। भाई बुद्धिमान थे, उन्होंने एंट्रेंस एग्जाम, अगर मैं गवर्नमेंट की बात करूं तो कोई ना कोई एंट्रेंस एग्जाम पास किया है। मैं जी टॉप बिल्कुल क्लास की बिल्कुल। बात करता हूं, छोटे की चलो छोड़ते हैं। हम कहते हैं जी हाँ एक आईएएस यूपीएस। ऑफिसर, एक जी आईएएस आईएएस। ऑफिसर का एग्जाम्पल लेते हैं। यूपीएससी क्लियर किया और तो अपना आईएएस बने। बड़े मुकेश जी बड़े आराम से समझा दूंगा, 1 सेकंड लगाऊंगा बस मैं। हाँ जी हाँ जी। आईएएस ऑफिसर कहते हैं हिंदुस्तान का सबसे जो टफ एग्जाम होता है उसको क्लियर करके आता है, नो डाउट। भाई एग्जाम तो एग्जाम और टफ है ये, इसमें तो कोई दो राय नहीं, इस बात पे तो विवाद ही नहीं है। और वहां उसकी बुद्धिमता ही चेक होती है, सबसे बड़ी चीज बुद्धिमता की बात, उसकी अवेयरनेस, उसकी अलर्टनेस, उसकी चीजों पर पकड़ कितनी है वो देखते हैं। वो किस आदमी के अंडर में काम करते हैं आईएएस बनने के बाद? सीएम पीएम लेवल गवर्नमेंट नेता के नीचे। वो साहब एक 10वीं फेल, अंगूठा छाप, आवारा, मंत्री। मक्कार, सर्वगुण संपन्न व्यक्ति के अंडर में काम करते हैं, जिसने किताबें पढ़ी नहीं होती ढंग से, जो फरलो मार के पास होते हैं, जो स्कूल कॉलेज बंक करके भागते हैं, जो उल्टे सीधे कर्म इस समाज में होते हैं, उनमें वो सब सर्वगुण संपन्न होते हैं और वो नेताजी बन जाते हैं ठीक है जी। और नेताजी के अंडर में काम करते हैं। तो बुद्ध तो बेचारा दब गया ना, बुद्ध तो दब गया, वो तो डीसी को जाके झाड़ मार देगा। हाँ जी साहब क्या बात थी, क्यों नहीं किया वहां, क्या वो लेता ना, हाँ रिपोर्ट दो मुझे, तो रिपोर्टिंग कर रहे हो तो बेचारे। और नेताजी कहते हैं ऐसा होना चाहिए, अब कैसे होना चाहिए ये नहीं पता उन्हें, क्योंकि पढ़ा तो है ही नहीं ना। वो आईएएस दिमाग लगाएगा ये कैसे होगा। मैं लाइव एग्जांपल आपको समझा रहा हूं इस चीज को। बिल्कुल ठीक। बिल्कुल। अब इससे भी बड़ी एक चीज है हमारे हर जगह, हमारे देश में ही नहीं कहूंगा, हर जगह, वो है स्पिरिचुअल आदमी, जिसकी तो इतनी भी म्याद नहीं कि उसकी तो कोई एजुकेशन ही नहीं पूछता, वो 5वीं फेल है कि 8वीं फेल है कि 10वीं फेल है। बाबा जी होना चाहिए, फैन फॉलोइंग अच्छी होनी चाहिए, उसके अलावा उसका कोई क्राइटेरिया नहीं है। नेताजी उसके पैर दबा रहे होते हैं, नेताजी उनके आश्रमों में चक्कर लगा रहे होते हैं, और वो कहते हैं अरे यार वो डीसी है ना, वो थोड़ा उसकी ट्रांसफर मारनी है। गुरुजी आदेश अभी लो, घर नहीं पहुंचूंगा उससे पहले डीसी साहब की ट्रांसफर हो जाए। वो डीसी तो उससे भी नीचे दब गया।
आपका प्रश्न था कि बुद्ध कहीं नहीं दिखाई दे रहा। जी हाँ, मतलब जो आय के भाव हैं उनसे कोई रिलेशन ही नहीं है। अजीब, मैं बता रहा हूं, ये बुद्ध सामान्य व्यक्तियों के लिए बहुत बड़ा रिलेशन रखता है। अगर आप इस संसार को उस दृष्टिकोण से देखो, बुद्ध मुनीम जी है, बुद्ध पैसे देता नहीं है। मुनीम जी आपको पैसे देते हैं क्या? वो तो लाला जी का हिसाब करते हैं, कितने आवत कितनी जावत कितनी हो, तो भाई गाथा में लिख रहे हैं। वो सेठ जी को बताते इतना टैक्स देना चाहिए, टैक्स की चोरी करनी है तो भी मुनीम जी ज्ञान दे रहा है। मुनीम जी अपने घर में क्या ले जा रहा है? मुनीम जी तो तनख्वाही आदमी है, तनख्वाह पे अपना काम कर रहा है। तो बुद्ध आपको धन भी नहीं दे रहा, बुद्ध आपको शरीर भी अच्छा नहीं दे रहा, क्योंकि इंपोर्टेंट प्लेनेट है वो, और वैसे भी उसको राजकुमार कहा गया है। लड़ने की शक्ति उसमें वैसे ही नहीं है, तो तीसरे भाव से भी क्या संबंध होगा? और धन कभी भी शांति नहीं देता, धन कभी भी शांति नहीं देता, तो चौथे से क्या संबंध? धन खुशी भी नहीं देता। कौन सी खुशी? आनंद वाली, बिना मतलब की खुशी, वो धन नहीं देता कभी भी। नोट गिन गिन करके नोटों की गड़ियों जैसी लोगों की शक्लें हो जाती हैं, नोटों की गड़ियों की तरह बंदे की शक्लें मिलने लग जाती हैं उनसे। वो बड़े बोल रहा है कि नोट गिन रहा है, पर खुशी नहीं है एक नंबर की भी, क्योंकि वो एंजॉय करना नहीं जानता, वो पैसा दबा के बैठा है। फिल्मों में नहीं देखते एक बैग सा बेचारा यहाँ दबा के बैठा रहता है, शाहपुरी शादी के अंदर मुनीम जी, और सेठ आराम से बैठा है कपड़े पहन करके, मुनीम जी जरा इनका हिसाब करना, मुनीम जी जरा इनका हिसाब देखना। सारा स्ट्रेस तो उसी का है, मुनीम जी का। वो कहाँ खुश है शादी में? वो आपको हमेशा व्यवस्था, अपने ही घर में शादियां होती हैं, देख लो ना साहब, जिसको आप नोट पकड़ा दो उसकी शक्ल बचा रही हो, 12 बज जाते हैं। अक्सर जीजा या फूफा को पकड़ा देते हैं हम लोग, कहते हैं पकड़, और वो कहते हैं शक्ल बना के बैठे रहते हैं, वो बेचारे पैसे की टेंशन में होते, कोई ले ना जाए, नहीं तेरे सिर चिप जाएंगे पैसे। कहाँ है एंजॉय? सारे लोग डांस कर रहे हैं, कौन डांस कर रहा है? जिसकी जेब में पंजी नहीं है, वो 2 पैक लगा के खूब डांस कर रहा है। मुनीम जी पैसे दबा के बात को, कहाँ है बुद्ध? छठे भाव में ताकत का खेल है, बुद्ध की ताकत नहीं है। सप्तम भाव फिर वो हिजड़ा प्लेनेट है, इंपोर्टेंट प्लेनेट है, वो शादी में क्या मदद करेगा? आप देखिए वो मदद कहाँ कर रहा है, उसका काम है बुद्धि देना। अब बुद्धि का जो लेवल है सबका अलग अलग है। हमेशा क्रिएटिव लोगों ने राइज किया है, बुद्धिमान की गारंटी नहीं है पर क्रिएटिव की गारंटी है। शाहरुख खान को हिंदुस्तान में इतना पसंद करते हैं, कभी एजुकेशन उठा के देख लीजिएगा। और ऐसे पता नहीं, अरुणा ईरानी थी एक कलाकार, अभी भी है शायद, और परमात्मा लंबी उम्र दे, वो कहती थी मैं तो 5वीं 6वीं पास हूँ। हेलन कहती है मैं 3री क्लास पास हूँ। कहते थे हेलन की जब फिल्म आती है तो यहाँ चवनिया ठनिया लुटा दिया करते थे लोग। आप सोचिए बुद्ध कहाँ फिल्में चला करती उनके नाम से। सोचो करोड़ों की इंडस्ट्री, एक फिल्म पे करोड़ रुपया लग रहा है, पर चल किसके नाम पे रही है? जिसने बेचारे ने किताब उठा के नहीं देखी। कारक आपको रियल ज्ञान कराते हैं कि ये दुनिया, ये संसार है क्या। खुद सामान्य बुद्धि देता है, लेन देन के हिसाब किताब करने की बुद्धि देता है, प्रैक्टिकल ज्ञान देता है। सिर्फ नेताओं के जाते हो आप, नेता जब भोजन बांटता है, नेता जब भोजन खिलाता है, नेता जब चाय पिलाता तो गिनती नहीं करता, कौन आया कौन खा गया कौन पी गया कभी परवाह नहीं करता। पर एक हिसाबी किताबी आदमी मुनीम जी टाइप का एक लिखता रहता है, अच्छा फलाने के घर से वो आया, अच्छा फलाने के घर से तो 2 आ गए हैं, ये तो 3 कैसे आ गए पट्टे, हम तो 4 जाएंगे, लिख लो नोट कर लो 3 आए थे। यह हिसाबी किताबी, ऐसे लोग कभी राइज नहीं कर पाते एक लेवल से। समझ गए बात मंगला साहब? जी जी, एक चीज और पूछूंगा। तो पहला भाव जैसे बुद्धि का भाव है जी, तो जिनके सूर्य क्या कहते हैं, तो उसमें भी है, और 5वां भाव क्रिएटिविटी का है जी, तो वहां बुद्ध का रोल जैसे रहेगा क्रिएटिविटी में और बुद्धि में? बिल्कुल नहीं। थॉमस एडिसन कितनी क्लास पास था? उसकी टीचर ने कहा था कि इसको ले जाओ, हम तो नहीं पढ़ा सकते साहब। जी बिल्कुल ठीक है। आप स्टोरियां पढ़िए, वो आविष्कार किया था बल्ब का, जो जिसकी रोशनी में बैठ करके हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। और हर जगह उसने धक्के खाए।
अखबार बेच रहा था, किसी ने थप्पड़ मार दिया, कान से और बहरा हो गया। आप सोचिए बुद्धि कहाँ, किस आविष्कार में बुद्धि से काम हुआ। रेडियो एक्टिव किरणों का आप नाम ले लो, रेडियम का आप आविष्कार देख लो, मैडम क्यूरी की स्टोरी पढ़ के देख लो आप। कहाँ है दिमाग? एक्सीडेंटल हुए। न्यूटन कौन सा भाई यूनिवर्सिटी पास आउट था, उसने एक पॉइंट पर बस फोकस कर लिया, ये सेब नीचे क्यों गिरा, लग गया। कभी आप इन साइंटिस्टों की स्टोरियां पढ़िए। हम लोग केवल डिग्रियों को बुद्धिमत्ता से जोड़ लेते हैं, और मैंने तो बड़े बड़े डिग्रीधारी लोगों को पागल देखा है, जिनको लोक व्यवहार की कमी होती है, जिनको इंसान के साथ कैसे बिहेव करना है उनको ये नहीं पता होता। और असली चीज जीतती है। नेताजी क्यों जीत जाते हैं? नेताजी को लोक व्यवहार की कहानी बहुत आती है, वो शक्ल देखते पढ़ लेते हैं, वर्मा जी को क्या कहना है और शर्मा जी को क्या कहना है। उन्होंने लोक व्यवहार का ज्ञान सीखा है साहब, इसलिए वो नेता होता है हमारा। और चेहरा पढ़ना जानता है कि मंगला साहब से कैसे बात करनी है, प्रताप जी से कैसे बात करनी है, अश्वनी जी से कैसे बात करनी है, वो जानता है। पढ़ा लिखा दिमागी आदमी पीएचडी होल्डर नहीं जानता ये मेरे किस काम आएगा। वो तो अपने कुर्सी पे बैठा बैठा किताब पढ़ते, हाँ कैसे एंटर किया, पूछा था, टाइम लिया था, हुआ था, उसके सर पे चढ़ जाएगा, बंदा कहेगा गलती होगी दोबारा नहीं आऊंगा इसके पास। ये लोक व्यवहार है। आप उसके कितने काम आ सकते थे, उसने कभी दिमाग ही नहीं लगाया। पर नेताजी जानता है आपसे वो क्या काम ले सकता है। अगर उसे पता चल जाए ना कि मंगला साहब मुझे वोट नहीं देंगे और मेरे किसी काम के नहीं, फिर वो बताएगा कि मंगला साहब से कैसे ट्रीटमेंट करना है। और उसे पता चल जाए मंगला साहब के पीछे 50 वोट हैं, मंगला साहब के नहीं पैर पकड़ लेगा, तो वो बिल्कुल दिमाग नहीं लगाएगा कि मैं 500 करोड़ का आदमी हूं और मंगला साहब नहीं है, पर वो पैर पकड़ लेगा। और जो पीएचडी धारी होगा वो पैर नहीं पकड़ेगा, वो कहेगा मैं इतना पढ़ा लिखा, मैं कैसे पैर पड़ जाऊं। इसीलिए उनकी प्रोफेसर बन जाएंगे, वाइस चांसलर बन जाएंगे, उनको ऐसी जगह लगा दीजिए तो आम पब्लिक से जुड़ाव नहीं होता। और वही व्यक्ति विजेता है जिसको पब्लिक डील करनी आती है, वही राइज करता है। और धंधे का खिलाड़ी, बिजनेसमैन भी वही है जिसको पब्लिक डील करनी आती है। जो पब्लिक की नब्ज को जानता है वही धंधेबाज है साहब, बाकी तो सब दुकानदार है। वो बात सही है। बिल्कुल। फिर कहाँ है बुद्ध? अच्छा, एक सवाल और है गुरुजी, ये चौथे भाव से हम माता को देखते हैं, वाहन को देखते हैं और अपना भूमि को भी देखते हैं। तो मंगल जैसे भूमि का कारक है, तो मंगल कारक ग्रह नहीं हुआ यहाँ पे चौथे भाव में? चौथे भाव का कारक होता भी नहीं है। अभी ग्रहों का कारक तो और करवाया जाएगा आपको आगे। मंगल छठे भाव का कारक है, मंगल तीसरे भाव का कारक है। हाँ, जमीन का कारक अभी जब ग्रहों का इंडिपेंडेंट कारक और आएंगे अभी, है ना, वो जो है डिसाइड करेंगे कि मंगल जमीन का कारक। ग्रहों मतलब आइटम वाइज जैसे अभी जैसे सूर्य पिता का कारक है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी का कारक है। हाँ जी, सूर्य गवर्नमेंट का कारक है। अभी ये कहाँ कराए? ठीक है जी, अभी कराऊंगा ना। अच्छा, मंगल लड़ाई का कारक है, ये तो हम बोल देते हैं। जमीन का कारक है, मैनेजमेंट का कारक है, फायरवर्क्स का कारक है, तो बहुत सारी चीज करानी है। ऑपरेशंस का कारक है, एक्सीडेंट का कारक है, कहाँ करवाया? अभी आएगा। अच्छा, एक लास्ट सवाल गुरुजी। हाँ जी। शनि छठे, 8वें और 12वें भाव का कारक है जी। तो अगर शनि की प्लेसमेंट इनके अलावा किसी और भाव में हो जाए, चाहे वो मालिक किसी भी घर का हो, वो बात नहीं हो रही है अभी, लेकिन प्लेसमेंट किसी, जब कारक देखते हैं मुकेश जी, मैं शॉर्टकट में आपके पॉइंट को समझ गया। मैं आधी बात समझ जाता हूँ बंदा क्या पूछना चाह रहा है। जब भी हम एज ए कारक किसी प्लेनेट को देखते हैं तो हम ये नहीं देखते किस भाव का स्वामी। बिल्कुल ठीक। इंडिपेंडेंट स्टडी होती है, ठीक है ना? जी, हम नेक्स्ट। गुरुजी, सर अभिलाष बोल रहा हूँ सर। हाँ मंजीत बताइए। गुरुजी, जैसे भी आपने बताया, हमने बारी बारी पढ़ा, पहले कारक पढ़ा, फिर कारक के बाद हमने एडिशनल कारक भी पढ़ा। इन्हें कारक ही बोलते हैं। ये मेरे समझाने का एक वो था ढंग, क्योंकि कई जगह अच्छा, एडिशनल कारक लिख देते हैं अलग से, तो मैंने इसलिए एडिशनल समझाया है बस।
अच्छा, बट ये काम इकट्ठे करते हैं। बिल्कुल। जैसे आपने पहले समझाया कि गुरु जो है शनि है, जैसे फॉर धन के एग्जाम्पल। कारक को समझिए कि यहाँ पे दो हाँ जी। कारक हो गए, गुरु और शुक्र। अब मान लीजिए ठीक है। किसी व्यक्ति का सेकंड हाउस का लॉर्ड हाँ जी, मजबूत है ठीक और है। शुक्र भी बढ़िया है और गुरु भी बढ़िया है। अब आप उसको कहना पड़ेगा हाँ जी। कि भाई तेरे को जिंदगी में पैसे की कमी नहीं है, तू तो सोच सही बात है। कमाना कितना है, बस काम अपने आप होगा। तो अगर ठीक है अगर गुरुजी, तो दो में एक से जैसे एक ग्रह पिट दोनों में गया। से कोई भी एक, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, बोलिए। दोनों में से कोई भी एक ग्रह अगर नहीं स्ट्रांग है तो वो नीचे भी वो जो उसको कमजोर है नेगेटिवली वो भी अपना इम्पैक्ट फायदा करेगा। नहीं देगा। मैं समझाता हूँ, जैसे शुक्र किसी का कमजोर हो गया, शुक्र हाँ एंजॉय जी, का प्लेनेट है, पर धन का भाव जी, मजबूत है और गुरु मजबूत है, तो गुरु तो धन जी, देगा और ठीक है धन का स्वामी भी धन दे रहा है। जी। तो पिता कौन? शुक्र। तो शुक्र एंजॉय नहीं देगा, तो वो व्यक्ति धन के चक्कर में इतना बिजी रहेगा, वो एंजॉय नहीं कर पाएगा, पर धन बहुत कमाएगा। हाँ, सिंपल ठीक है। गुरुजी मैं एक क्वेश्चन मतलब पूछना चाह रहा हूँ। इफेक्ट होगा। है। ठीक है गुरुजी, ऐसे थैंक यू गुरुजी। गुरुजी एक क्वेश्चन था मेरा, अगर जो जैसे आपने बताया शनि 6, 8, 12 का मालिक होता है, अगर इन कारतत्व होता है, सॉरी, अगर इन किसी भी घर में वो बैठ जाते हैं तो वो पॉजिटिव रिजल्ट्स की तरफ ज्यादा फोकस करेंगे ना? मैं थोड़ा सा बस कि हाँ या ना में आप मेरे को बस जवाब दे दीजिए। केवल अष्टम में शनि अच्छा होता है, बाकी डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में देखा जाता है शनि ग्रह की क्या स्थिति है। गुरुजी, हाँ जी, ये जो आपने सेकंड वाला चार्ट बताया है, ये यूनिवर्सल है या एज्यूम करें हमने कि ऐसे गुरु और शुक्र होगा तो सेकंड हाउस में, नहीं, मतलब गुरु तो है। ये ऋषि का लिखा हुआ है, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। अच्छा, ये मतलब ये यूनिवर्सल, मैं मतलब जो उन्होंने समझाने ऋषि, का जो मेरा तरीका वो मेरा है, बाकी सब कुछ ऋषि का लिखा हुआ है। मतलब गुरु और शुक्र सेकंड हाउस के मालिक होते हैं, मतलब मालिक ये नहीं होते, कारक होते हैं। कारक, सॉरी कारक होते हैं। और हाँ। फोर्थ में चंद्रमा और शुक्र होते हैं, और जैसे फिफ्थ में गुरु और सूर्य, यानी ये सब वहां पर मैटर करते हैं। इनके अलावा कुछ और आ जाएगा जी, तो फिर वो गलत पकड़ रहे हैं, ध्यान से सुनिए। जी जरूरी नहीं कि यहाँ बैठे तो माने जाएंगे कारक, कहीं भी बैठे, सिर्फ आपने देखना केंद्र में बैठे हैं या त्रिकोण में बैठे हैं, बस। केंद्र त्रिकोण में बैठेंगे कारक ग्रह तो अच्छे हैं, तो स्ट्रेंथ आएगी। अगर इधर उधर चले गए फिर वो कमजोर हो जाएंगे। हाँ प्रताप जी। सर, सेकंड हाउस का जब हम लोग पढ़ रहे थे तो आपने कहा कि सेकंड हाउस का लॉर्ड, ये कारक 6, 8, 12 में नहीं होना चाहिए, सेकंड हाउस से। सेकंड हाउस का कारक 6, 8, 12 में नहीं होना चाहिए, सेकंड हाउस। जी, तो सेकंड हाउस से 6, 8, 12, तो फिर त्रिकोण भी सेकंड हाउस से ही देखेंगे क्या? छठे अगर हमने ये देखना है 6, 8, 12, तो हाँ। देखना है सेकंड हाउस को फर्स्ट हाउस मान के गिनती की जाए। ठीक है, ठीक है। वो सूत्र भी मैं बताऊंगा, जब भवात भवाम न्याय सूत्र, वो अगला यही आएगा, उसमें ये सब चीजें सिखाऊंगा मैं। तो इसको सिर्फ सेकंड हाउस के लिए या सारे हाउसेस के लिए ऐसे ही 6, 8, 12 देखें? सभी के लिए होता है भवात भवाम न्याय सूत्र में। ठीक है, ठीक है। सर अभिलाष बोल रहा हूँ। अभिलाष बोलिए। सचिन एक मिनट अभी रुको। सर अगर समझिए किसी हाउस का लॉर्ड वीक है। जी, हेलो सर। हाँ हाँ हेलो अभिलाष, मैं सुन रहा हूँ। किसी हाउस का लॉर्ड वीक है, अगर कारक किसी केंद्र स्थान में है, अगर उसके साथ केतु है तो वो वीक हो जाएगा क्या सर कारक? अभिलाष, फिर वही उल्टी बात मैंने शुरू में ही समझाया था। केतु राहु का जिक्र क्यों मेरे भाई, आज तो क्लास ही नहीं है राहु की। ठीक है सर। हाँ सचिन बताइए। नहीं सर, वो कारक का स्ट्रेंथ चेक करना। ठीक है सर, ओके ओके, समझ गया सर। जो सुनिएगा आ जाएगा, मैंने बिल्कुल। हाँ बताइए सचिन। फिफ्थ हाउस के लिए गुरुजी आपने बताया है कि गुरु है कारक जी, तो संतान के लिए जो जरूरी है, तो ये स्त्री के पत्री में या पुरुष की या दोनों की? दोनों के। दोनों बहुत। ऐसे ही अच्छा, ऐसे ही सेवेंथ में शुक्र जो है, सेवेंथ में शुक्र जो शादी के लिए थे, तो दोनों के लिए है, स्त्री पुरुष दोनों? लड़के के लिए शादी के लिए फिर हम शुक्र को रेफरेंस मानते हैं, लड़की के लिए हम गुरु को मानते हैं। गुरु,
पर ठीक। आफ्टर हाँ। मैरिज, आफ्टर मैरिज गुरु और शुक्र दोनों फिर अपने आप में रोल अदा करते हैं। अच्छा। शादी करवाने में पुरुष के शुक्र और लड़की की शादी कराने में गुरु, पर आफ्टर मैरिज फिर गुरु और शुक्र दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि घर गृहस्थी कैसे चलेगी। अच्छा, यानी सेकंड में, और सेकंड मैरिज के लिए? गुरुजी सेकंड मैरिज के लिए क्या? सेकंड नहीं, मैरिज के लिए किसको? कारक तो चाहे 10 शादी करो वो तो वैसे ही रहेंगे। अच्छा, कारक तो हमेशा। गुरुजी गौरव बोल रहा हूँ। हाँ गौरव बोलिए। गुरुजी एक आपने बताया था जैसे कि कारक जो है लगन और त्रिकोण में होना चाहिए, सॉरी कारक जो है त्रिकोण और केंद्र में हो तो मजबूत माना जाता है। तो जैसे गुरुजी थोड़ा सा मुझे समझना था, अगर कारक उसी भाव में बैठ जाए, कुंडली में जैसे मंगल 6th हाउस का कारक है और 6th हाउस में बैठ जाए तो उसको स्ट्रांग माना जाएगा, क्योंकि वो ना त्रिकोण में है गुरुजी ना केंद्र में है। एक सूत्र आएगा, कार को भाव नाशाए। जी गुरुजी। वो जब मैं कराऊंगा ये चीज कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक गुरुजी। ठीक है गुरुजी। हाँ जी नमस्कार, मोहित बोल रहा हूँ। हाँ बोलो मोहित। गुरुजी, ये जो आपने आज कारक बताया है, इसकी मतलब वैसे क्या डेफिनेशन क्या हुई? वैसे मेरे को समझ आ गया, क्योंकि हमारे फाउंडेशन में ये अभी हुआ नहीं है टॉपिक। मेरे भाई हुआ है कारक, समझे? मैंने बताया कारक, मैंने कर्ता, ध्यान से वीडियो सुनिएगा उसमें आ जाएगा। जब मैंने भाव भावेश कारक कहा था, जब भी मैंने डिफाइन किया था, इसका मतलब कर्ता होता है। ठीक है गुरुजी, थैंक यू। ओके सर गीता बोल रही हूँ। सर सर गीता बोल रही हूँ। हेलो हाँ गीता जी बोलिए। हाँ जी सर, मुझे ये जानना था कि हम एजुकेशन या स्टडी के लिए बुध को कारक माने कहते हैं? नहीं, बुद्ध कारक नहीं, अगर बुद्धि का कारक है, समझे गीता जी? अच्छा गीता जी बुद्धि का कारक है, और बुद्धि का संबंध आपकी मेमोरी पावर से है, आपकी अंडरस्टैंडिंग पावर से है, कि आप कितना मेमोराइज कर सकते हैं चीजों को, कितना चीजों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है? तो सर अगर कुछ लोग बुध खराब तो बुध खराब तो हमारी मेमोरी खराब होगी। मतलब बुध वैसे जल्दी खराब होता नहीं है, सामान्य बुद्धि का लिए भगवान छोड़ के रखता। बहुत कम लोग होते हैं जिनका बुध का मामला गड़बड़ा जाता है। तो सर स्टडी के लिए हम किसके कारक होते, कौन से कारक होगा स्टडी और एजुकेशन के लिए? सूर्य और गुरु। ओके सर, ओके ठीक है, थैंक यू।